स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो सिर्फ अपने आप में एक समस्या नहीं है, बल्कि उसके कारण शरीर में बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल से आप कुछ समझने लगे हैं। हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, जिसे हम मधुमेह के नाम से भी जानते हैं। आजकल हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में ये मधुमेह जो है वो पाया जा रहा है और अनुमान ये भी है कि आने वाले कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा इसकी जो संख्या में जो मरीज़ की संख्या जो है वो बढ़ती चली जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डायबिटीज़ के बारे में अच्छी तरह से जानें, समझें और उसी तरह से अपने दिनचर्या में, अपनी आदतों में बदलाव करें और बहुत ही समझदारी से अपना जो जीवन है वो व्यतीत करें। हम आपको बताएंगे आज डायबिटीज़ से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके चलते जो परेशानियां होती हैं, ये तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जो आज आपको बताने के लिए हमने अपने बीच आमंत्रित किया है। सुप्रसिद्ध न्यूरो विशेषज्ञ हैं और डायबिटीज़ पर भी आप खास जानकारी देने वाले हैं, डॉक्टर उज्ज्वल। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार सर। सर, आप डायबिटीज़ और उससे संबंधित जो न्यूरो संबंधी जो परेशानियां होती हैं उनसे हम उनके बारे में आपसे हम ज़्यादा आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये बताएं कि ये जो डायबिटीज़, मधुमेह जो एकदम मतलब बिल्कुल संक्रामक रोग की तरह फैल रहा है, मतलब ये क्या है एक्चुअली डायबिटीज़ और क्यों होता है? देखिए, डायबिटीज़ या मधुमेह जैसा आपने बताया, तो ये रोग जैसा आपने कहा कि बहुत तेज़ी से इसकी जो नंबर्स हैं, इसकी संख्या जो है लोगों में बढ़ती जा रही है। तो इसमें कई एक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जेनेटिक्स होता है, यानी कि वंशावली, जो अनुवांशिक इसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें जो है अगर आपके ख़ानदान में डायबिटीज़ है तो वो आपको डायबिटीज़ होने का ज़्यादा चांस रहता है। दो तरह के डायबिटीज़ हम लोग को जो है पॉपुलेशन में देखने के लिए मिलते हैं। एक जिसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं और एक टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है और वो उसमें हम लोग कहते हैं कि जो मरीज़ को, जिसमें जो पहले एक कंसेप्ट था कि पहले कि जो लोग थोड़ा सा वजन जिनका ज़्यादा रहता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग। यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है, यानी कि पैंक्रियाज एक ऑर्गन होता है बॉडी में जो कि इंसुलिन बनाता है और वो इंसुलिन जो है वो शुगर की मात्रा जो है उसको जो है रेगुलेट यानी कि मेंटेन करता है। तो इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन इंसुलिन जो बॉडी में जहां ऐड करना चाहिए जो कि शुगर को जो है मेंटेन करे, वो ठीक से एक्शन नहीं हो पाता है। यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन तो है लेकिन इंसुलिन जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है और दूसरी जो है होती है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, जहां की इंसुलिन की मात्रा कम जाती है। तो ये दो तरह की डायबिटीज होती है। ज़्यादा कॉमनली हम लोग जो है टाइप 2 डायबिटीज देखने के लिए हम लोग मिलता है। अब टाइप 2 डायबिटीज का जहां तक सवाल है, उसमें जैसा हमने बताया आपको कि एक तो जो जेनेटिक्स है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोग जानते हैं मोटापा। उसके अलावा जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि आज का जो हमारा दिनचर्या हमारी होती है, ज़्यादातर लोग ऑफिस गोअर्स हैं जो कि जिनका की काम जो है मेहनत से या फिर जिसको आप कह लें शारीरिक परिश्रम से नहीं है। ज़्यादातर लोग जो है वो अपने ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्क जॉब, वो करते हैं। तो इस वजह से क्या है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है, यानी कि जो हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं कि शारीरिक मेहनत, वो शारीरिक व्यायाम या शारीरिक मेहनत हम लोग नहीं कर पाते हैं। उसके वजह से जो है ये मोटापा भी बढ़ता है और जो है डायबिटीज़ में जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है वो जो है उसके वजह से होता है। मतलब कि ये डायबिटीज जो है बहुत बड़ा जो इसका कारण है वो एक मोटापा बता रहे हैं और जो हमारी जो आदतें हैं मेहनत नहीं करने की या बैठ कर काम करने की, वो सबसे बड़ा कारण है। और एक जो बहुत ही बड़ा कारण है वो आनुवंशिक तो है ही। लेकिन ये जरूरी नहीं है सर कि आनुवंशिक अगर है तो घर में अगर किसी को है, माता पिता को, तो सभी बच्चों को होगा या फिर होना ही होना है। क्या हम उसको दूर भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल। इसमें ऐसा है कि अगर किसी की फैमिली में डायबिटीज़ रन कर रहा है तो उस फैमिली के मेंबर्स को जो है एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, उनको और ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। और अगर शुरू से वो अपना खान पान, अपनी दिनचर्या, अपना जो है एक लाइफस्टाइल, उसको अगर सही रखें, व्यायाम नियमित रूप से व्यायाम करें, खान पान को ठीक रखें और जो है अपना सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है उससे थोड़ा दूर रहें, तो इस तरह से करने से काफ़ी हद तक उसको रोका जा सकता है।
और उसको डिले भी किया जा सकता है। अगर उसको हम लोग नहीं ध्यान देंगे तो वो काफ़ी हद तक वो ज़्यादा हो जाएगा और उससे बढ़ते बढ़ते जो है वो जो है ऐसे लेवल में पहुंच जाएगा जहाँ पे कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं रहता है। अगर उसका लेवल कम रहता है तो हम लोग उसको बहुत दिन तक, डायबिटीज ऐसी एक रोग है जहाँ पे कि इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। जो कॉम्प्लिकेशन है वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गया तो कल आपको बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होने वाली है। ये तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अगर कंट्रोल नहीं रहता है या फिर जो है जो चीज़ें जो है क्या कहते हैं लगातार रहती हैं तो उसके वजह से जो है ये होता है। तो काफ़ी हद तक उसको जो है कम किया जा सकता है और काफ़ी हद तक उसको जो है डिले भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो मतलब अगर हम अपने आदतों में परिवर्तन करें, डॉक्टर के साथ संपर्क में रहें और सावधानी अगर हम बरतते रहे तो बहुत इसको हम दूर भी कर सकते हैं। ऑल्दो कि हम वो फैमिली में ये रन कर रहा है तो भी डायबिटीज सर जैसे हम सुनते आए हैं और आपसे भी अभी जानेंगे कि एक ऐसी समस्या है जिसके कारण पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है। तो इससे पहले कि हम न्यूरो संबंधी आपसे हम विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे, एज अ होल आप हमें बताएं कि डायबिटीज के कारण क्या क्या समस्याएं होती हैं। जी, तो इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। जैसा कि हम लोग डॉक्टर्स हम लोग बोलते आए हैं, मैं पहले अपने टेक्निकल लैंग्वेज बोलूंगा फिर मैं कॉमन भाषा में समझाऊंगा। तो दो कॉम्प्लिकेशन है, माइक्रोवैस्कुलर एंड मैक्रोवैस्कुलर, यानी कि जो वेसल्स होती हैं वो दो तरह की, छोटी वेसल्स की और बड़ी वेसल्स की, दो तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब मैं इसमें आ जाता हूं जो कॉमन भाषा में हम लोग समझते हैं। तो तीन चीज़ें जैसा कि हम लोग शुरू से समझते आए हैं, आंखों को डायबिटीज इफेक्ट करता है, उसके अलावा नसों को इफेक्ट करता है और उसके अलावा जो है किडनी, जो कि नेफ्रोपैथी इसको हम लोग कहते हैं, उसको इफेक्ट करता है। तो जो आंखों को इफेक्ट करता है उसमें रेटिनोपैथी, यानी कि जो है आंख देखने में कमी आने लगती है लोगों में। रेटिना का जो परत होता है जिससे कि हमारे जो हम देखते हैं उसका एक पर्दा इसको हम लोग कहते हैं, उस पर्दे को इफेक्ट करता है। उसके अलावा जो है अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन हम डिटेल्स में आएंगे, बट छोटा सा मैं बता देता हूँ कि स्ट्रोक, उसके अलावा भूलने की समस्या, ये सब चीज़ें करता है। नसों को इफेक्ट करता है, यानी कि नस में झिंझनाहट या फिर दर्द, हाथ पैर में जो है दिक्कत, जो है दर्द या फिर झंझनाहट, जलन, ये सारी चीज़ें करता है। नसों को इफेक्ट करता है, कमजोरी आ जाती है। उसके बाद अगर हम आ जाएं आपको नीचे तो हार्ट को इफेक्ट करता है। इसमें जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, यानी कि जिसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, उसकी मात्रा उसकी संख्या भी बढ़ जाती है, ऐसे मरीजों में ज़्यादा होता है वो। और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी। तो किडनी में जो है ये इफेक्ट करता है, किडनी की रोग होने लगती है। जो किडनी हमारे बॉडी को प्यूरिफाई करता है, हमारे टॉक्सिन्स निकालता है, वो जो है उसको जो है ये छीण करने लगता है किडनी के फंक्शंस को, और धीरे धीरे किडनी जो है वो फेल होने लगता है। तो ये भी डायबिटीज़ में होता है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। तो माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में जैसे कि पैरों में जो है गैंग्रीन होने लगता है, यानी कि पैरों में जो है ब्लड नहीं पहुंच पाता है, उसके वजह से पैरों में घाव होने लगता है। और कई बार जो है सूनपना, जो नस की दिक्कतें आती हैं, उसके वजह से भी, सूनपना के वजह से भी अल्सर्स होने लगते हैं पैर में। तो इस तरह से कुल मिला के सर से लेके पांव तक इसका इफेक्ट है और कई सारी चीज़ों को जो है ये कॉम्प्लिकेशंस को जो है ये उत्पन्न करता है। मतलब बहुत सारी जो परेशानियां हैं, अगर हम डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो आगे चलते हुए लॉन्ग टर्म में बहुत सारी परेशानियां बहुत सारे अंगों को होती हैं। इसके अलावा एक कॉमन चीज भी है बहुत इंपॉर्टेंट, जो है इन्फेक्शन, वो बड़ा कॉमन है। जो डायबिटीज नॉर्मल लोगों में जो इन्फेक्शन का रेट रहता है, इन्फेक्शन की हीलिंग पावर जो है वो डायबिटीज में, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम रहती है। तो आप जब इम्यूनिटी की बात करते हैं तो कोई भी रोग में, जैसे हम कोरोना की बात करते थे, तो जहाँ पर इम्यूनिटी कम है जिनकी, उनको ज़्यादा परेशानी होती है। तो डायबिटीज़ इम्यूनिटी को भी कम कर देता है। तो एक घाव को हील करने में जो समय लगेगा, उससे ज़्यादा समय जो है वो नॉर्मल आदमी में, उससे बहुत ज़्यादा समय एक डायबिटिक पेशेंट में लगता है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत सारी परेशानियां हैं, तो लोग सुनेंगे तो जरूर चाहेंगे कि डायबिटीज से बिल्कुल दूर ही रहें। लेकिन सर अगर डायबिटीज हो ही जाती है, और जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है ये, तो फिर जो नसों से संबंधित जो परेशानियां हैं अब उन पर आना चाहेंगे। तो ये किस तरह की परेशानियां हैं, कैसे शुरुआत होती है इसकी, और शुरुआत में क्या कुछ होता है? जी, तो सबसे पहले मैं सबको एक कॉमन अवेयरनेस की बात मैं करना चाहूँगा कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। ये एक बहुत ही आम बीमारी है, और जो भी आप बड़े जिनका भी नाम जानते हैं आप, करीब सब लोगों को डायबिटीज़ है। इसीलिए वो लोग अच्छे से अपनी दिनचर्या आप करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी आप बड़े जो भी लोग हैं भारतवर्ष में, जिसको आप कह लें राजनीतिज्ञ, आप जो है जिसको ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, सब में डायबिटीज़ है।
और सब लोग अपनी 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 ज़िंदगी जो है नॉर्मल रूप से जो है व्यतीत करते हैं। इसलिए सबसे पहले घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या चीज़ की आवश्यकता है, वो जो इस तरह की अवेयरनेस जो है, जिस तरह से हम इस जो है दूरदर्शन के माध्यम से हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, इसकी ज़रूरत है कि समझना ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि जो है हमको डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचना है। तो ये बात है। तो इसमें सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ में लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी है, तो आपको यू हैव टू लिव विद डायबिटीज़, यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बीमारी है मेरे साथ, इसके साथ मुझे जीना होगा और इसको हमको कैसे कम करना है इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि सबसे पहली जो दिक्कत आती है कि डायबिटीज़ सबसे पहले डिनायल होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को शुगर नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, मुझे एक बार कभी मिठाई खा ली थी या फिर एक हो गया था तो डायबिटीज़ हो गया, मुझे सब कहने लगे कि एक बार शुगर बढ़ गया था, डायबिटीज़ मुझे है ही नहीं। ऐसे जो है करीब 5-7 साल बीत जाते हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ है। और इस तरह में क्या होता है कि इस तरह में ऑलरेडी आपको कॉम्प्लिकेशन आपके शरीर में जो है चालू हो जाता है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि अगर डायबिटीज़ आपको लग रहा है तो एक स्पेशलिस्ट के पास पहुंचें और ये सुनिश्चित करें कि हाँ, मुझे एक्चुअली में डायबिटीज़ है और मुझे आगे कैसे बढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिनाइल फेज का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उससे जो है कॉम्प्लिकेशन और भी बढ़ती है। पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जब आप फिजिशियन के पास पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आपको बताएंगे कि आपको डायबिटीज़ है, किस लेवल का डायबिटीज़ है, कौन सा टाइप है, उसके लिए कौन सी दवा लेनी पड़ेगी, कौन से एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। तो मैं शॉर्ट में थोड़ा बताना चाहता हूँ एज ए मेडिकली। तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें, यानी कि आप जो भोजन लेते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप भोजन और व्यायाम कर लेते हैं तो डायबिटीज़ 50% से ज़्यादा डायबिटीज़ अपने आप छूमंतर हो जाती है। तो इसमें डाइट, सबसे पहले तो डाइट चार्ट का इंपॉर्टेंस है कि डाइट चार्ट आप लें एक डाइटिशियन से, जो क्वालिफाइड डाइटिशियन से डाइट चार्ट लें आप। डाइट चार्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो अपने खाने को डिवाइड करना पड़ता है। यानी कि जैसे अगर आप जनरली, हम लोग एक डायबिटीज़ के बिना, अगर हम और आप जैसे, अगर हमें डायबिटीज़ नहीं है तो आप एक बार या 2 बार खा के भी दिनचर्या हम अपनी व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन डायबिटीज़ के मरीज को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बार कम अमाउंट में खाना पड़ता है। यानी कि जैसे अगर आप 3 बार जनरली लोग खाते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को 6 बार 7 बार भी खाना पड़ सकता है। छोटी छोटी डाइट, स्मॉल मील्स, हेल्दी मील्स, दैट इज द डिक्टम। तो छोटे छोटे मील्स लें आप। आपने थोड़ा सा अंकुरित चना ले लिया, थोड़ा सा रुक गए, थोड़ा सा पेट भर गया, फिर थोड़ा भूख लगी, फिर आपने थोड़ा सा फल खा लिया, फिर थोड़ा सा खा लिया, आपने एक रोटी भी खा ली, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह से करके सबसे पहले डाइट, तो डाइट का इंपॉर्टेंस बहुत है, उसको करें। दूसरी चीज़ है दवा। तो दवा में आपके डॉक्टर्स जो है वो आपकी दवा को निर्धारित करेंगे कि कौन सी दवा आपको सूट करेगी, कौन सी दवा आप खाएंगे। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार ऐसा होता है कि लोग दवा खाते हैं तो शुगर जो है कम जाता है, ठीक हो जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा डायबिटीज़ खत्म हो गया। यह बहुत बड़ी भूल है। ये समझने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ की दवा अगर आप खाते रहेंगे रेगुलरली और ठीक आपका लेवल में रहेगा तो आप ठीक उसी तरह से, जिन लोगों को आप अभी पर्दे पे देख रहे हैं, बड़े बड़े, जो जैसा हमने पहले भी बताया कि राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स, इस तरह के बड़े जाने माने हस्तियां हैं जी, वो सारे जो है म्यूजिशियंस, जो सब लोग हैं, सबको डायबिटीज़ है। वो लोग क्या है, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखे हुए हैं और एक नॉर्मल लाइफ, नियर नॉर्मल लाइफ जो है व्यतीत कर रहे हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है कि आपको ठीक उसी तरह से आपको भी अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है। उसके लिए चाहे आपको जो भी करना पड़े, आपको दवाई खानी पड़े, आपको जो है एक्सरसाइज करना पड़े, आपको जो है नियमित जो है एक दिनचर्या आपको बनाना पड़े, आपको अपने खान पान को जो है परहेज में रखना पड़े, तो उसको आप रेगुलर करते रहें। और जो भी सलाह लेना है वो डॉक्टर से लेके ही करें, खुद से मत जाए। नीम हकीम खतरे जान वाली बात नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है लोग जो है, जो अन्य प्रथा है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, जैसे कि झाड़ फूक, कई बार ऐसे भी और दूसरी चीज़ें जो हैं जिसको हम लोग अल्टरनेटिव मेडिकेशंस बोलते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ की जो है रिसर्च है, जैसे मैं एक बात करूँ, मुझे बहुत लोग आते हैं, मुझे कहते हैं कि ये आयुर्वेद में ये चीज़ है, मैं इसको खा सकता हूँ कि नहीं। मैं उनको सिर्फ एक ही सलाह देता हूँ कि अगर इस पर रिसर्च है, आप इसके रिसर्च के बारे में आप जानते हैं, आप इसके बारे में आपको नॉलेज है, तो आप डेफिनेटली उसको करें। लेकिन अगर आपकी इसमें रिसर्च नहीं है, इस पर आप जरूर पड़ताल कर लें। क्योंकि हमारे जहाँ तक बात है, मैं एलोपैथिक साइंस को बिलीव करता हूँ, हमारे पास रिसर्च है, हमारे पास उसकी बहुत सारी रिसर्च है, हमारे पास जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं उसके हमारे पास डेटाबेस है, जो है असंख्य लोगों में वो पहले डेटा आई है, फिर एफडीए ने उसको रिलीज किया है, तब इंडियन गवर्नमेंट का जो है एक वो है उस पोर्टल, उस पर जो उसको रिलीज होता है। डायरेक्टर जनरल जो होते हैं, ड्रग कंट्रोलर जो होते हैं, उसको तब वो वहाँ से हरी झंडी मिलती है उनको, कई स्टेप्स में होने के बाद जी।
तो उस तरह से आप उसको जो है ये उस पर मैं ये 100% रिलाई कर सकता हूँ। लेकिन दूसरी चीज़ें हैं, मैं उनको मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टरनेटिव मेडिसिन आज में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। योग को हम बहुत ध्यान देते हैं, योग पर बहुत हम लोग स्ट्रेस करते हैं। इवन हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी योग की बात होती है। आज का जो युग है उसमें हमारी जो टेक्स्ट बुक है, हैरिसन टेक्स्ट बुक इंटरनल मेडिसिन, इस तरह की किताबें, उसमें भी योग की बात होती है। तो अच्छी चीज़ है, उस पर रिसर्च हुई है बहुत, इसलिए तो उस तरह से कोई अगर रिसर्च है तो जरूर जाए। लेकिन हाँ, अगर जो रिसर्च नहीं है तो उसको त्याग दें आप। तो फिर आप आपको जो डॉक्टर आपका जो प्रिस्क्राइब कर रहा है, एक डॉक्टर पे जरूर बिलीव करें, उसकी दवाइयों को आप खाएं। धीरे धीरे जो है चीज़ें आपकी एक स्टेबलाइज हो जाएंगी। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको जो है ये समझना जरूरी है कि आप अगर अपने डायबिटीज को कंट्रोल रखेंगे तो वो ठीक रहेगा। कई बार ऐसा होता है, फ्लक्चुएशंस हो जाता है कि डायबिटीज कभी बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। वो एक डायबिटीज आपका अगर शुगर बढ़ा रहे उससे भी ज्यादा खराब है। अगर आपका शुगर कभी कम जा रहा है, कभी बहुत ज्यादा हो रहा है, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। बनस्पत की अगर आपका एक डायबिटीज एक लेवल मेंटेन है जी, अगर एक लेवल है, अगर आपका शुगर अगर 250 लगातार चल रहा है, उससे जितनी कॉम्प्लिकेशन होगी उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन उसमें होगी कि अगर आपका एक बार आपका 70 हो गया और एक बार 300 हो गया, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती है जी। ये जो कॉम्प्लिकेशंस है सर, अब हम उस पर आना चाहेंगे जी, कि किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं न्यूरो से संबंधित। जी। तो न्यूरो में बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सबसे पहले जो सबसे कॉमनली हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, न्यूरोपैथी, यानी कि जो नसें होती हैं, जो शरीर हमारा जो नसों का जो एक हमारा जो एक पैटर्न है, जो वो इस तरह से है कि हमारी ब्रेन है, ब्रेन से जो है तरंगे जो है स्पाइनल कॉर्ड में जाती हैं और वहाँ से नसें निकलती हैं और हमारे हाथ, हमारे पैर और विभिन्न अंगों में जाती हैं। तो हर एक अंग को, हर एक नस के, यानी यही हमारा एक नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम के हर एक पार्ट को डायबिटीज जो है वो इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं सबसे कॉमनली, यानी कि जो नसें जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और जो हमारे हाथ पैर में जो नसें जाती हैं, जिससे कि हम काम करते हैं, हमारी सेंसेशंस जो है ब्रेन तक जाती हैं और हम कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे कि हम लिख पाते हैं या हम चल पाते हैं, वो हर चीज़ नस के से होता है। तो सबसे पहले जो सेंसरी नर्व्स हैं, यानी कि जो नसें जो है ब्रेन के तरफ जो है इंफॉर्मेशन ले जाती हैं, सेंसेस का, वो क्षीण होने लगती हैं। उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से हमें सूनपन होने लगता है। तो कई बार जो है पैरों में सूनपन आ जाता है, झिनझिनाहट, यानी कि इसको पैरास्थीशियाज हम लोग बोलते हैं, यानी कि झिनझिनाहट होने लगेगा, जलन होने लगेगी। यानी वो नसें जो है क्या हो रही हैं, वो नसें डैमेज हो रही हैं। तो नसें जो है जब डैमेज होने लगती हैं तो वो पीड़ा में वो दर्द होता है। वो नसें, इसका मतलब कि वो नसें जो है वो पीड़ा में है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं आ जा पा रही है, या फिर जो है डायबिटीज़ की अदर इफेक्ट्स होती हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो डायबिटीज़ में रिलीज होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, नसें इफेक्ट होने लगती हैं। तो आपको पेनफुल न्यूरोपैथी सबसे कॉमनली जो हम देखते हैं, सबसे ट्रबलिंग जो होता है, जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है मरीज़ को, वो जो है हाथ पैर में बहुत तेज दर्द, उसके अलावा जलन, बर्निंग सेंसेशन जिसको कहते हैं, झिनझिनाहट, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो कमज़ोरी, यानी कि जो है आप जो नॉर्मल आपके पैर से जो है चप्पलें जो है वो फिसलने लगेंगी। उसके अलावा आपको जो है आप जो है बैठ के उठने में थोड़ी दिक्कत आने लगेगी, हाथ में भी झिंझनाहट, हाथ में कलम पकड़ने में या इस तरह की बटन अनबटनिंग में प्रॉब्लम आने लगेगी। ये सारी चीज़ें जो है ये नसों की वजह से होती है, यानी कि न्यूरोपैथी सबसे कॉमनली ये है। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्रेन में, जो उसके बाद नेक्स्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा कॉमनली जो हम लोग को देखने के लिए मिलता है स्ट्रोक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी भी है पूरे विश्व में, जो है कैंसर और हार्ट अटैक के बाद अगर मृत्यु किसी चीज़ से होती है तो स्ट्रोक से होती है, ब्रेन स्ट्रोक से। तो ब्रेन स्ट्रोक भी डायबिटीज़ में बहुत कॉमन है। और ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है, दो तरह की ब्रेन स्ट्रोक होती है, एक इस्केमिक स्ट्रोक, एक हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक में ब्लड नहीं पहुंच पाता है ब्रेन में, यानी कि एक नली है जो कि आपको जो है न्यूट्रिशन लेके जा रही है। ब्लड तो न्यूट्रिशन है, ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है हर जगह। तो ब्लड जो है, जो हार्ट से, जिसको हम लोग आर्टरी से बोलते हैं, जो हमारा साफ ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ब्रेन में जो है वो आर्टरीज ले जाती हैं। तो उस आर्टरी में अवरोध एक जगह हो गया, कहीं क्लॉटिंग हो गई, तो उस आर्टरी से जो है ब्लड आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो उससे क्या हुआ, ब्लड ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, उसके वजह से वो जो है एरिया डैमेज होने लगता है। तो उसमें कई एक तरह की चीज़ें हैं। अगर जो है हमारा ब्रेन की, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ब्रेन की अलग अलग जो है अंग, ब्रेन का अलग अलग पार्ट, यानी कि अलग अलग हिस्सा अलग अलग चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि एक तरफ एक हिस्सा है बोलने के लिए, एक हिस्सा मैं जैसे हाथ हिलाने के लिए, एक आपका जो है सोचने के लिए, मतलब पूरे शरीर को संचालन जी है वो जी सब ब्रेन से ही होता है। तो जो पार्ट आपका अफेक्टेड हो जाएगा, यानी कि जो ब्रेन का भाग में ब्लड नहीं पहुंचेगा, उस हिसाब से सिम्टम्स आने लगेंगी। जैसे कि आवाज़ में लड़खड़ाहट आ जाती है, एक हाथ में कमजोरी आ जाती है,
एक पूरे शरीर के आधे हिस्से में कमजोरी आ जाती है। उसके अलावा जो है भूलने की समस्या होने लगती है, तो वो भी स्ट्रोक में होता है, वो अलग से भी होता है, लेकिन जो है लोग जो है सही नहीं बोल पाते हैं, नॉर्मल एक जैसे तरीके से नहीं, देखने में समस्या आने लगती है। वो ब्रेन की वजह से भी हो सकता है, जैसा कि हमने बोला आंखों की वजह से, लेकिन अगर ब्रेन स्ट्रोक हो उसके वजह से भी देखने में समस्या आ सकती है। तो इस तरह से ब्रेन स्ट्रोक बहुत कॉमन है। ब्रेन स्ट्रोक के बाद हम दूसरी चीज आ जाते हैं कॉग्निशन पे, यानी कि डायबिटीज के पेशेंट्स को भूलने की समस्या होने लगती है। यानी कि भूलने की समस्या का मतलब है कि जैसे दिनचर्या में हम लोग कोई चीज़ सामान रख के कहीं भूल गए, इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। आपने सुबह क्या खाया ये भूलने लगते हैं लोग। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि पार्किंसनिज्म, यानी कि वैस्कुलर पार्किंसनिज्म, जो कि क्योंकि इसमें क्या होता है, छोटी वेसल, जैसे हमने आपको माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बताया, तो इसके वजह से छोटी छोटी इन्फार्क्ट्स होने लगती हैं। उसके वजह से लोग जो है धीमा हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। जी, तो हमने आपको बताया न्यूरोपैथी, उसके अलावा हमने बताया स्ट्रोक, कॉग्निशन के प्रॉब्लम्स बताए, और उसके अलावा भी चीज़ें हैं जो कि होती हैं, जैसे कि इम्यूनिटी कम जाने की वजह से अदर तरह की इन्फेक्शंस। इसमें सबसे बड़ी बात सर, अब हम बचाव की करेंगे जी, क्योंकि जो परेशानियां हैं वो तो है ही, निश्चित रूप से लोग बचाव जानना चाहेंगे कि किस तरह से इसका हम बचाव कर सकते हैं, क्या सावधानियां हैं, वो तो आप बार बार बता ही रहे हैं सर। जी जी, देखिए बचाव में सबसे पहला मैंने आपको बताया शुरू से जो सब हमने बात की है कि डायबिटीज कंट्रोल ये सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है शुगर कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि शुगर आपको कम कर देना है। कंट्रोल का मतलब ये है कि एक निर्धारित जो हमारा लेवल है, जो डिजायर्ड लेवल है शुगर का, वो होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है शुगर को बहुत एग्रेसिवली कम करने के उसमें रहते हैं, तो एग्रेसिवली कम करना अच्छी बात है, लेकिन वो आप अपने डायबिटीज़ जो स्पेशलिस्ट हैं आपके, जो आपके फिजिशियन हैं, उनसे आप समझें कि आपको एग्जैक्टली कितना कम करना है। कई बार ऐसा होता है कि जो मरीज जो है ओल्ड एज होते हैं, जिनको लगातार डायबिटीज़ कई बहुत दिनों से होता है, जैसे कि 30 साल से 35 साल से, उनको हार्ट की भी थोड़ी समस्या आ जाती है, थोड़ी किडनी की भी समस्या रहती है। ऐसे लोगों में एग्रेसिव ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं होता है। जैसे हम लोग लगता है कि शुगर जितना कम जाए उतना अच्छा है, ऐसा नहीं है। शुगर कमना भी अपने आप में बहुत खराब चीज़ है, इवन शुगर बढ़ने से ज़्यादा खराब चीज़ होती है, क्योंकि उसके वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ब्रेन में। स्पेशली आदमी बिल्कुल स्ट्रोक जैसा प्रेजेंटेशन होता है, शुगर कम जाता है, आदमी कुछ नहीं बोल पाता है, चुप हो जाता है, बेहोश हो जाता है आदमी। तो शुगर कमना भी अपने आप में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शुगर का कंट्रोल। का मतलब यह है कि शुगर का एक लेवल जो आपके फिजिशियन ने आपके लिए निर्धारित किया है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको समझें और उसको ये करें। दिनचर्या की इंपॉर्टेंस हमने शुरू से बात की है। तो आप एक जो है स्वस्थ जो हम कहें दिनचर्या, जी, उसको हम खाने की जो हैबिट्स है वो भी आपने बताया बिल्कुल खाने तो डायबिटीज के मरीजों के लिए कुछ खास परहेज, सावधानी कुछ बताना चाहेंगे? सपोज कि काम के लिए निकले हैं, सड़क पर ही हैं, कहीं पर भी हैं, कार्यस्थल पर हैं, घर पर हैं, तो अचानक कुछ तकलीफ होने से उनके लिए कुछ खास सजेशन? जी बिल्कुल। तो इसमें सबसे ज़रूरी है, जैसे हमने आपको बताया कि शुगर कम जाना, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ चीज़ होती है। तो इसमें जो है डायबिटीज़ के पेशेंट्स, स्पेशली जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, जिनको कि बहुत दिनों से डायबिटीज़ है, इनमें शुगर कमने का चांस रहता है, स्पेशली जो दवाई ले रहे हैं डायबिटीज़ की। तो उनमें उनको जो है हरदम अपने साथ एक शुगर की जो है चीज़ें, एक शुगर का जैसे कुछ कैंडी या फिर कुछ बिस्किट या चॉकलेट, इस तरह की माउथ डिजॉल्विंग चीज़ें रखनी चाहिए। और कुछ भी इस तरह का आपको अगर घबराहट लगती है, कई बार ऐसा होता है कि उससे वो सिग्नल देता है, वो घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है, अजीब सी घबराहट होने लगती है, उस केस में आपको तुरंत जो है आपको वो शुगर की चीज़ ले लेनी चाहिए, जो भी आपने चीनी रख रहे हैं या जो भी रखा। दूसरी चीज़, शुगर डायबिटीज़ पेशेंट्स में जो है हार्ट अटैक का बहुत चांस रहता है। तो उस तरह केस में अगर आपको लगता है आपने डायबिटीज से ऑलरेडी आपने फिजिशियन से मिलते रहे हैं, आपको पता है कि कुछ इस तरह की हार्ट की समस्या है कि नहीं, तो इस तरह का अगर लगता है, कभी घबराहट लगता है या छाती में कुछ डिस्कम्फर्ट लगता है, तो तुरंत जो है सबलिंगुअल जो नाइट्रोग्लिसरीन की बात करते हैं हम लोग, वो आप जीभ के नीचे रख लें। अगर आपको लगता है कि छाती में दर्द हो रहा है, इस तरह की ये चीज़ें, और स्ट्रोक अगर लगता है कि कोई आपका हाथ नम हो जा रहा है, आवाज़ में लड़खड़ाहट, तो तुरंत से तुरंत जो है न्यूरो फिजिशियन के पास जाएं, क्योंकि ये 3 कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो जानलेवा भी हो सकती हैं आपके लिए। बिल्कुल। तो ये तो बहुत सारी बातें जो सर आपने कहा बचाव के बारे में। अब दवाओं के बारे में भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि दवा जो है वो बहुत सारे लोग लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, बीच में लेते हैं, नहीं भी लेते हैं। ये तो कई मरीज आपके पास ऐसे भी आते होंगे, तो ऐसे मरीजों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मतलब अगर दिनचर्या तो सही है, व्यायाम किस तरह का करें हम? जी, तो व्यायाम का जैसे हमने अब शुरू से बात की कि व्यायाम और खान पान ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। खान पान में जो एक डाइटिशियन से आप डाइट चार्ट लेंगे, जहाँ पर आपके डाइट में फाइबर्स ज़्यादा होगा,
आपके आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट और तेल की मात्रा जो है कम रहेगी और फाइबर ज़्यादा होगा। और सबसे ज़रूरी है दवाई। तो दवाई ऐसी लें कि आपका ब्लड शुगर एक मेंटेन रहे। सबसे ज़रूरी यह है कि फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक शुगर एक मेंटेन रहता है तो आप जो है ये कॉम्प्लिकेशन से सबसे ज़्यादा बच पाएंगे। बिल्कुल, छोड़ना नहीं है दवा। जी, दवा को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अपने फिजिशियन से मिलके ही इसके बारे में डिसीजन लें आप। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात सर आपने बताई है। सवाल बहुत सारे मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन अब घड़ी हमें कह रही है कि समय हो चला है कार्यक्रम के समापन का। तो सर आप यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छी जानकारी आपके माध्यम से लोगों को मिली है। डायबिटीज जैसी जो बीमारी है, इतनी खतरनाक बीमारी, भले डरना नहीं है लोगों को, लेकिन फिर भी सचेत रहना है। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं और आपको नमस्कार करते हैं सर। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।